उत्तर प्रदेश के रहने वाले रवि भाई अपने परिवार के साथ नेपाल की रोड ट्रिप पर निकले थे, पर घर से निकलने के सिर्फ 8 किलोमीटर के बाद ही एक चौराहे पर इनके साथ एक बहुत ही अजीब वारदात होती है। उस समय तो परिवार के किसी सदस्य को कुछ भी समझ में नहीं आया, पर जैसे जैसे ये नेपाल बॉर्डर के करीब पहुंच रहे थे, उस चौराहे वाली घटना ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। दोस्त, पूरा परिवार एक ऐसे भयानक मंजर को फेस करने वाला था जिसे सुनने के बाद आपके शरीर में एक तेज सिहरन उठने लगेगी। फिलहाल रवि द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट आप वीडियो में देख सकते हैं। रवि भाई प्रयागराज में अपने परिवार के साथ रहते हैं और इनके फैमिली में इनकी बीवी और इनकी एक छोटी बेटी है। सितंबर 2023 की बात है दोस्त। रवि अपने इन लॉज के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं कि क्यों ना नेपाल घूम कर आया जाए। तब इनके इन लॉज में जो रवि के साले थे वो और इनके सास ससुर ये तीनों तैयार होते हैं कि ठीक है चलते हैं, एक बढ़िया सी रोड ट्रिप होगी। और इनका प्लान था कि एक वीक हम पूरा रोड ट्रिप करेंगे नेपाल में। इन्होंने अपना कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन सेलेक्ट करके रखा हुआ था, तो उसके हिसाब से ही इन्होंने अपना पूरा ट्रैवल प्लान किया था। सितंबर में मॉनसून बीतने के साथ ही नेपाल का व्यू बहुत ही प्यारा हो जाता है दोस्त। खैर रवि के पास एक होंडा सिटी कार थी, तो इसी में ये लोग जाने वाले थे और यहाँ पर कोई ड्राइवर नहीं था। रवि के ससुर, उनके साले और रवि तीनों को ड्राइव करने आती थी, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम ऑल्टरनेट करके कार चला लेंगे। अब प्रयागराज से नेपाल के जिस हिस्से में इनको जाना था, इन दोनों के बीच की दूरी कोई 550 किलोमीटर थी। सुबह 6:15 बजे अपने होंडा सिटी कार में बैठ के ये 6 लोग निकलते हैं नेपाल के लिए। 6 लोग में कौन कौन? रवि, उनकी वाइफ, उनकी बेटी, रवि के साले, उनके ससुर जी और उनकी सास। इनके अंदर इस ट्रिप को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, पर ये एक्साइटमेंट का बल्ब ना तुरंत ही फ्यूज हो जाता है दोस्त। अपने घर से करीब 8 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ये लोग एक चौराहे पर पहुंचते हैं। लाल बत्ती हो रखी थी, तो इन्होंने अपनी गाड़ी वहीं पर रोक दी। यहाँ पर जो रवि का साला है पुष्कर, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इससे पहले कि चौराहे की बत्ती हरी होती, इनके पास एक भिखारी चल के आता है। रवि आगे की सीट पर बैठा था, तो इसने रवि के साइड वाले विंडो पे आके धीरे से ऐसे टैप किया। रवि पीछे बैठी अपनी वाइफ से बोलता है कि कुछ फल और बिस्किट देना, मैं इसे दे देता हूँ। और अपने हाथ में वो फल और बिस्किट का पैकेट लेके रवि अपने साइड की विंडो डाउन करता है। इसने उस भिखारी को ये दोनों चीजें देने की कोशिश की, पर वो भिखारी एकदम गुस्से में इसका हाथ झटक देता है। फिर वो भिखारी बोलता है कि मेरे को पैसा चाहिए, और ऐसे बोल के ना वो विंडो के पास खड़े होके थोड़ा पीछे की ओर झांकने लगा कि कौन कौन बैठा है गाड़ी में। यहाँ उसका बिहेवियर देख के रवि को गुस्सा आ गया। बोला कि एक तो मैं दे रहा हूँ, ऊपर से तुम ऐसे नखड़े दिखा रहे हो। ये बोल के रवि ने अपने डोर का विंडो ऊपर कर लिया। जैसे ही उसने शीशा चढ़ाया ना, वो भिखारी उसके शीशे पे से जोर जोर से मारने लगा एकदम। वो लगातार बोला था कि मेरे को पैसा दे के जाओ। रवि को बड़ा गुस्सा आया, इसने फिर से शीशा नीचे किया भगाने के लिए भिखारी को। रवि बोलता है कि हम तुम्हें पैसा वैसा नहीं दे रहे हैं, अगर ये फल और बिस्किट चाहिए तो लो, वरना निकलो यहाँ से। ये बोलकर रवि ने अपने साले को बोला कि भाई कार थोड़ा आगे ले लो। अब जैसे ही पुष्कर कार आगे बढ़ाने के लिए रेडी हुआ ना, वो भिखारी एकदम ऐसे अपना आंख पलट के कुछ बुदबुदाता है, मतलब रिसाइट करता है कुछ। और फिर उसके बाद भिखारी ने हाथ विंडो की तरफ करके ऐसे फूंक मारा, और उसके फूंक मारते ही कुछ राख जैसा इनके कार में फैल जाता है। रवि ने तुरंत यहाँ विंडो बंद किया और पुष्कर गाड़ी लेके तेजी से उस चौराहे से आगे निकलता है। रवि ने सोचा कि जो उसने वो राख कार के अंदर डाली है वो बस इनको डराने के लिए था, पर इसे रत्ती भर भी आइडिया नहीं था कि भाई साहब वो राख इनके लिए कितना बड़ा नाइटमेयर बनने वाली है। करीब 90 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद इन लोगों ने अपनी गाड़ी एक जगह रोकी और बाहर निकल के थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह किया। इनके वाइफ ने सबकी फोटोज खींची और उसके बाद फिर से ये लोग कार में बैठ के आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शहरों को पार करने के बाद दोपहर के 1:30 बजे ये लोग पहुंच जाते हैं सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर पहुंचने के साथ ही इनकी एंट्री नेपाल में हो चुकी थी। ये लोग दोपहर के 1:30 बजे एक ढाबे पर नेपाली खाना खाने के लिए रुकते हैं। पर यहाँ पर रवि ने एक बहुत ही अजीब बात बताई। ये बोलते हैं कि जब हम लास्ट गाड़ी से बाहर निकले थे ना स्ट्रेच वगैरह करने के लिए, वहां से लेकर अभी सिद्धार्थनगर पहुंचने तक हमें थोड़ी थोड़ी देर पे ना रोड के किनारे एक बूढ़ा सा आदमी दिखाई दे रहा था, पर हमने इसके बारे में किसी से कुछ डिस्कशन नहीं किया। मुझे लगा कि आज सुबह जो मेरे साथ हुआ उसकी वजह से भ्रम क्रिएट हुआ है मेरे अंदर, और ये सेम चीज पुष्कर को भी लग रहा था, तो इन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं किया इस चीज को। ये लोग फिलहाल सिद्धार्थनगर के उस ढाबे पर निकल के अंदर जाते हैं खाना खाने के लिए। बाहर इनकी गाड़ी खड़ी थी। रवि के जो ससुर जी थे, ये ढाबे से बाहर निकल के जहाँ इनकी गाड़ी खड़ी थी वहीं पर किसी लोकल आदमी से बात कर रहे थे।
थोड़ी देर के बाद रवि की बेटी जहाँ ये लोग टेबल पे बैठे हुए थे वहां से बाहर निकलती है। कार का जो बैक साइड वाला एरिया होता है वहां पर जाके इसकी बेटी चुपचाप जमीन पे बैठ जाती है। रवि ने बेटी को कार के पास जाते हुए देखा तो इसे लगा कि बाहर जो है ससुर जी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसने आवाज लगाई कि पापा लेके आ जाइएगा इसको अंदर। 10-12 सेकंड के बाद रवि की नजर फिर से अपनी बेटी पर गई और ये देखता है भाई कि जो उसकी बेटी है ना, कार का जो बैक पोर्शन था वहीं पर नीचे जमीन पे बैठ के किसी से बात कर रही थी। रवि बड़ा अचंभित हुआ कि किससे बात कर रही है, कोई है भी नहीं वहां पे। इसके दिमाग में कुछ क्लिक किया और ये टेबल से बाहर निकल के अपनी बेटी की तरफ जाने लगता है। और तभी इसने देखा कि इसकी बेटी ने अपना हाथ ऐसे उठा के आगे की तरफ किया है और वो लगातार किसी से बात कर रही है। फिर उसने अपना हाथ नीचे कर लिया और हाथ नीचे करने के साथ ही ये वहां पर खड़ी होती है और ढाबे की तरफ फेस करके रवि को देखती है अपनी ओर आते हुए। वो लड़की रवि की तरफ ऐसे उंगली पॉइंट करके फिर साइड में मुड़ती है अपने और किसी से बात करने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो रवि के बारे में किसी को बता रही है। रवि ने अपने ससुर को आवाज लगाई कि पापा वो गुड़िया देखिए ना किससे बात कर रही है। तब रवि के ससुर दौड़ के पहुंचते हैं उसके पास और उसे उठा के ढाबे के अंदर लेकर आने लगे जहाँ ये सारे लोग बैठे हुए थे। जब वो लेकर आ रहे थे ना उस लड़की को तो ये बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। रवि गाड़ी के पास जाके आसपास झांकता है पूरा, पर कोई भी नहीं था उधर। ये लोग लड़की को लेके वापस आते हैं। यहाँ पर एक और इंसिडेंट होता है। रवि की जो पत्नी थी ये अपना फोन निकाल के जो इसने फोटोज रास्ते में क्लिक किया था उसे स्क्रॉल कर रही थी और जैसे इसे स्क्रॉल कर रही थी ये देखती है कि जब जब इन लोगों ने अपने कार के पास फोटो क्लिक की है ना तब इनके फोटो में एक बूढ़ा आदमी भी अपीयर हुआ था। ये रवि और अपने ससुर को ऐसे फोटो दिखाती है। तब इन लोगों ने बड़े गौर से उस फोटो को देखा और पाया कि इस बूढ़े आदमी की तस्वीर वो सेम भिखारी के शक्ल से मैच कर रही थी। रवि के ससुर समझ चुके थे कि यहाँ पर कुछ सही नहीं है इनके साथ। ये ढाबे के एक वेटर को बाहर बुलाते हैं और उसे कुछ पैसे देकर बोला कि ये गाड़ी के अंदर थोड़ा पानी मार दो अच्छे से। अब यहाँ जितनी देर में वो वेटर कार धो रहा था ना ये सब लोग बाहर निकल के जो आदमी कैप्चर हुआ था फोटो में उसको ढूंढने लगे। उनको लगा कि कहीं हो सकता है शायद ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि वो भिखारी ऐसा पीछा कर रहा हो। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन था। ये लोग खाना वाना खा के कार में बैठते हैं और जो रवि का साला था ये नारा लगाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे बोलो बजरंग बली की जाए, और खुद को थोड़ा सा पंप अप करके ये लोग वहां से आगे का जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब जो इनकी यात्रा का लास्ट 150 किलोमीटर था वो एक तरह से ऑफ रोड था पूरा। जो उस रूट के मेजर हाईवेज थे वो अर्थक्वेक और बारिश की वजह से टूटे पड़े थे और कुछ जगहों पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अब जहाँ गूगल मैप दिखा रहा था कि आप 5:30-6 बजे तक पहुंच जाएंगे, अब रवि को अंदाजा हो चुका था कि हमें अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। पर ये टाइम रवि के कैलकुलेशन से भी कहीं ज्यादा होने वाला था। कुछ देर के बाद ही ये सब लोग एक ऐसे पहाड़ी रोड पर ड्राइव कर रहे थे जहाँ गाड़ी और इंसानों की आने जाने की फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो चुकी थी। कुछ टाइम के बाद सूर्यास्त होता है, धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और ये सब लोग फिलहाल एक जंगल वाले रोड पर यात्रा कर रहे थे। ना तो उस रोड पर कोई स्ट्रीट लाइट थी, ना ढाबा, ना ही कोई दुकान। रोड पर जगह जगह इनको गड्ढे दिख रहे थे और रास्ता पूरा कीचड़ से भरा हुआ। जो लोग नेपाल की यात्रा कर चुके हैं उनको पता होगा कि मैं किस रास्ते की बात कर रहा हूँ। अब ये जंगल वाला स्ट्रेच स्टार्ट होने से पहले रवि के जो ससुर जी थे ये बोलते हैं कि मैं ड्राइव करूंगा यहाँ से। उस कीचड़ भरे रास्ते पर ये धीरे धीरे अपनी गाड़ी आगे बढ़ा रहे थे। जैसे जैसे इनकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी उस जंगल का अंधकार एक डरावना रूप लेने लगा था और अचानक एक थर्ड साउंड के साथ इनको जोर का झटका लगता है। जो लोग पीछे बैठे हुए थे उन सबका सर आगे वाली सीट से टकराता है। रवि फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था। इसने अपने ससुर जी की तरफ देखा और इन दोनों को रियलाइज हो चुका था कि भाई इनकी पूरी लोडेड गाड़ी ना रोड के बीचों बीच मौजूद एक गड्ढे में फंस चुकी है। यहाँ पर रवि के ससुर जी ने पूरा एक्सीलेटर दबा के और बहुत ट्राई किया कि इनकी कार कैसे भी गड्ढे से बाहर निकल जाए, पर 2-3 दफा ट्राई करने के बाद भी ये सफल नहीं हुए। कार इनके गड्ढे में फंसी है, बाहर नहीं निकल रही है। ये ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, उससे बड़ा प्रॉब्लम था कि जिस जगह पर ये कार फंसी थी वो भाई एक जंगल का एरिया है पूरा। एक बार इमेजिन करना आप ऐसे सिचुएशन में अपने फैमिली के साथ फंस जाओ तो क्या फील होगा। जो फील होगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। रवि बोलता है यहाँ पर कि थोड़ा सा वेट करते हैं, कोई ट्रक वाला क्रॉस करेगा तो उसको रोक के हेल्प मांग लेंगे। गाड़ी में बैठे इनको कोई 3-4 मिनट ही हुए थे और इन्हें ना अचानक किसी आदमी के बहुत ही डरावने तरीके से हंसने की आवाज सुनाई थी। इनको ऐसा एहसास हो रहा था कि वो आदमी इनके कार से कोई 50-60 मीटर दूर खड़े होके
लगातार हंसे जा रहा था। इन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या ये आवाज सबको सुनाई दी, और एक दूसरे के चेहरे पर डर का भाव देखकर क्लियर हो जाता है कि ये कोई वहम नहीं है। रवि की सासू माँ यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करती है। रवि ने गूगल मैप पर चेक किया तो कोई और रास्ता नहीं था वहां तक पहुंचने का। इनको इसी रूट पर 40 किलोमीटर तक आगे ड्राइव करना था। इन लोगों को फिलहाल कार में बैठे बैठे वेट करते हुए 15 मिनट बीत चुके थे। रवि बोलता है कि लगता है कोई आएगा नहीं मदद करने के लिए, हम लोग को खुद बाहर जाके देखना पड़ेगा। अब रवि की मदर इन लॉ और उनकी वाइफ को ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा था कि बाहर निकलना ठीक नहीं है। एक तो पता नहीं किसके ऐसे अजीब तरीके से हंसने की आवाज आ रही है और कोई दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे, पर इनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था दोस्त। रवि और उसका साला गाड़ी से बाहर निकलते हैं। रवि के ससुर जी यहाँ अभी भी ड्राइवर सीट पर बैठे हुए हैं। अभी ये लोग सारे इंस्पेक्शन कर ही रहे थे कि तभी इन्हें सामने से एक मोटरसाइकिल अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है। रवि विंडो के पास ऐसे कार के अंदर आके बोलता है कि वो मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, इससे मदद मिल जाएगी हम लोग को। सबने यहाँ चैन की सांस लेके चलो फाइनली कोई तो आया। वो आदमी मोटरसाइकिल लाके रवि के पास खड़ी कर देता है। फिर उसने नेपाली में कुछ बोला। रवि बोलता है कि हमारी कार ऐसे गड्ढे में फंस चुकी है और इसको निकालने के लिए थोड़ी मदद चाहिए। वो आदमी तैयार हो गया, पर रवि बताते हैं कि उसके मुंह से शराब की बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और वो आदमी अपने पूरे होश में नहीं था। खैर ये लोग सब गाड़ी के पीछे आते हैं धक्का मारने के लिए। यहाँ पर थोड़ी पोजीशन समझना, दोनों साइड जंगल, गाड़ी बीच रोड पर खड़ी है। बिल्कुल राइट साइड में रवि का साला, उसके बाद रवि और बिल्कुल लेफ्ट में वो नेपाली आदमी खड़ा था। और कोई 4-5 सेकंड के बाद ही वो आदमी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखता है जंगल की ओर और बोलता है कि ओ बाबा तो इधर आना, वो गाड़ी का धक्का लगाने मदद कर दो। ये किसी बूढ़े आदमी को आवाज देके मदद के लिए बुला रहा था, पर वो बूढ़ा आदमी ना रवि और उसके साले को दिखाई नहीं दे रहा था दोस्त। इन लोगों ने उस आदमी की तरफ देखा और बोला किसको बुला रहा है ये जंगल से। फिर रवि को लगा कि ये तो पिया हुआ है, ज्यादा होश में भी नहीं है, तो शायद ये ऐसे ही नशे में ड्रामा कर रहा है। इस पॉइंट पर जो आदमी था वो जंगल की ओर जाने लगा ऐसे आवाज लगाते हुए। रवि की मदर इन लॉ यहाँ कार के विंडो से अपना सर बाहर निकालती है और इन दोनों को बोलती है कि जल्दी आके गाड़ी के अंदर बैठो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये दोनों लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं और फिर सबने देखा कि वो आदमी जंगल के बिल्कुल एंड पर ना जाके उससे थोड़ी दूर पहले ही रुकता है और फिर इनके कार की तरफ मुड़ गया। और इनके कार की तरफ मुड़ते ही एक बहुत ही डरावने चाल में चलते हुए वो आदमी अपनी मोटरसाइकिल के पास गया। इसकी मोटरसाइकिल कार से थोड़ी दूर पर ही खड़ी थी, तो ये मोटरसाइकिल पर बैठता है और जिस तरफ से ये आ रहा था उस ओर जाने लगा। रवि बताते हैं कि वो बंदा 200-300 मीटर आगे गया होगा और फिर अपनी मोटरसाइकिल मुड़ा के इनकी ओर आने लगा। और भाई जो इन्होंने देखा ना, इन सबका खून सूख जाता है एकदम। मोटरसाइकिल जब थोड़ी और करीब आई तो इन लोगों ने क्लियरली नोटिस किया कि जो वो नेपाली आदमी था और वो बूढ़ा आदमी, उन दोनों का फेस एकदम डिस्टॉर्टेड है, एकदम बहुत ज्यादा डरावना, और ऐसा लग रहा था कि किसी ने चाकू से पूरा खरोड़ रखा है दोनों के चेहरे को। वो दोनों इनकी ओर देखते हुए ही कार को क्रॉस कर रहे थे। रवि और उसके ससुर जी सबने ट्राई किया कि इनसे आई कांटेक्ट ना किया जाए, पर उनका चेहरा इतना ज्यादा भयानक था कि जैसे ही रवि के पत्नी की नजर उनके चेहरे पर पड़ी वो बहुत जोर से चिल्ला दी। इन सब ने सुना कि उस आदमी ने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी है और कुछ सेकंड के बाद ही ये पाते हैं कि जो बूढ़ा आदमी पीछे बैठा हुआ था अब उनकी कार के बिल्कुल ऊपर खड़ा है और खड़े होकर बहुत डरावने आवाज में चिल्लाया जा रहा है। इन सब के डर के मारे हालत खराब हो रही थी एकदम। अभी तक रवि के ससुर जी कार की सेफ्टी को ध्यान में रख के एक्सीलेटर धीरे धीरे दबा रहे थे कि इनकी कार कहीं डैमेज ना हो जाए, पर अब जब इनको सिचुएशन की गंभीरता समझ में आई, इन्होंने पूरा कार का एक्सीलेटर दबा दिया, मतलब जो पावर थी सब लगा दी। इनकी कार उस गड्ढे से बाहर निकली और ये तेजी से वो स्ट्रेच जल्दी जल्दी पार करना चाहते थे, पर फिर इनको दिखाई देता है कि ड्राइवर सीट के बाजू में वो जो बूढ़ा आदमी था ना, इनके एकदम पैरेलली चल रहा है। इन्होंने जितना टर्न लिया, जितनी भी तेज चलाई कार को, पर वो बूढ़ा आदमी एकदम इनके साथ साथ चल रहा है और इनकी ओर देख के बहुत गंदी सी स्माइल दे रहा है। 25 किलोमीटर तक लगातार ऐसे ही मंजर रहा। रवि की बेटी उस बूढ़े आदमी को देख के एकदम जोर जोर से रोने लगी। उसको उल्टी आ रही थी, पर इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कार का गेट खोल के इसको उल्टी कराए। इन्होंने एक प्लास्टिक कैरी बैग रखा था, उसी में रवि की बेटी ने उल्टी किया। अब उस रूट पर ये बदहवास होकर ड्राइव कर रहे थे रवि के ससुर जी, और कोई 15-20 मिनट ड्राइव करने के बाद ही इनकी कार फिर से एक पत्थर पर टकराती है। इस पॉइंट पर सबको एहसास हो चुका था कि वो बूढ़ा आदमी ही इसका कारण है। पता नहीं इनके अंदर कैसी स्ट्रेंथ आई, इन सबने डिसाइड किया कि अब हम ऐसे छोड़ नहीं सकते,
हम कब तक उससे अपना पीछा छुड़ाते रहेंगे। यहाँ पर रवि, उनका साला रवि के ससुर जी कार से बाहर निकलते हैं और निकलते टाइम ये लोग लगातार बोल रहे थे जोर जोर से कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसे लगातार चैंट करते करते ये लोग जो पत्थर से इनका कार ब्लॉक हुआ था उस पत्थर को जैसे तैसे करके रोड से बाहर निकाला। इस पॉइंट पर वो बूढ़ा आदमी इनके कार के आसपास नहीं था, पर जब पत्थर हटा के ये लोग कार के अंदर दोबारा बैठने आए तब उसके हंसी की आवाज इन सबको फिर से सुनाई देने लगी, पर इन सब ने हिम्मत नहीं हारी। यहाँ रवि कार के ड्राइवर सीट पर आता है और इसने एकदम एक्सीलेटर दबाते हुए उस एरिया को पार किया। अब कोई 7-8 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद इनको कुछ लाइट्स दिखनी स्टार्ट हुई। ये लोग फाइनली एक चेक पोस्ट के करीब पहुंच चुके थे। उस चेक पोस्ट पर जो नेपाल की आर्मी थी वो तैनात थी। जब ये लोग उस आर्मी चेक पोस्ट पे पहुंचे तब जो जवान खड़ा था वो सबको बोलता है कि आप लोग बाहर निकलिए और गाड़ी की चेकिंग कराइए। रवि ने बताया कि उस जवान का नाम था अर्जुन थापा। गाड़ी का जो नंबर प्लेट था उन सब पे एकदम कीचड़ भर रखा था। पानी डाल के नंबर प्लेट साफ किया इन लोगों ने। उस जवान ने इनकी बुकिंग डिटेल्स और गाड़ी का नंबर वगैरह सब कुछ नोट किया और फिर रवि ने सारी बात बताई। वो जवान बोलता है कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी ना, भगवान का नाम लेते रहे इसलिए आप लोग बचे रहे। उसने बोला कि जो भी चेक पोस्ट पर हुआ वो तो था ही, प्लस ये जो रोड है, जो हाईवे है, ये भी यहाँ हॉन्टेड है। रात के टाइम तो यहाँ के लोकल्स इस एरिया को पार नहीं करते, पर आप लोग आगे जाइए, अब यहाँ से आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और फाइनली रात को 11:45 पे ये लोग होटल के अंदर चेक इन करते हैं। सबने बोला कि ठीक है, भगवान हमारे साथ है, अब डरने की जरूरत नहीं है। और इन लोगों ने अपना ट्रिप बहुत अच्छे से एंजॉय किया और फिर वापस प्रयागराज आ गए। पर प्रयागराज आने के लिए इन लोगों ने बिहार वाला रूट लिया। अंदर एक डर तो बैठा ही हुआ था। रवि बताते कि अभी तक मैंने इंसिडेंट किसी से शेयर नहीं की। तो यार ये थी रवि भाई की कहानी। अगर आपके जानने में भी ऐसे कोई घटना हुई है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर आपने कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।